हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम आज अध्याय 2 पढ़ेंगे। इससे पहले हम अध्याय 1 को पढ़ लिए हैं, क्या कब कहाँ और कैसे। वो अध्याय 1 था, क्लास 6वीं की NCERT ये है। इस चैप्टर 2 का नाम है आखेटक खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। मतलब कि उस समय के लोग अपना भोजन उत्पादन कैसे करते थे, कैसे क्या खाते थे, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानकारी लेंगे। ठीक है, चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरा सारा वीडियो आप सभी तक पहुंच जाए। तुषार की रेल यात्रा। तुषार एक लड़का है, ये रेल यात्रा कर रहा था। तुषार अपने रिश्तेदार के शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उस खिड़की वाले सीट मिल गई जहां से वो बाहर की नज़ारा में मग्न हो गया। ये तुषार है। ये अपने रिश्तेदार के यहाँ कहीं शादी में जा रहा था और इसे रेल में खिड़की जो होता है वहाँ का सीट मिल गया और ये नज़ारा में मग्न हो गया। ठीक है, और उस नज़ारा को ये आनंद लेने लगा और देखने लगा। तेज दौड़ती रेलगाड़ी उसके देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेज़ी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा उसके कंधे पर हाथ रख कर कहा, पता है लोगों, मात्र 150 साल पहले रेल की यात्रा करनी शुरू की थी। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज़ रफ्तार की सवारियां नहीं थी तो वे यात्रा ही नहीं करते। क्या वे अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह बिता दिया करते थे? जब वो इधर उधर देख रहा था तो उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर और ये कहा कि पता है कि मतलब कि रेल का अब 150 साल पहले ये रेल का निर्माण हुआ है और उससे पहले तो बस का भी निर्माण नहीं हुआ था। मतलब बस भी नहीं थी कि। तो तुषार जो लड़का है ये सोचने लगा कि क्या उस समय इतना तेज़ रफ्तार से चलने वाली गाड़ियाँ नहीं थी तो क्या लोग एक ही स्थान पे रुकते थे, एक ही स्थान पे अपना जीवन यापन करते थे? ये इसके मन में ख्याल आने लगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। आरंभिक मानव आखिर में इधर उधर क्यों घूमते थे? ठीक है, जो आरंभिक पहले के मानव थे वो आखिर इधर उधर एक स्थान पे नहीं रहते थे, इधर इधर क्यों घूमते थे, इसके बारे में दिया हुआ है। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप से 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन इंतजाम करने की विधि के आधार पर इन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। जो उस समय के मनुष्य थे उसको आखेटक या खाद्य संग्राहक कहा जाता है, क्योंकि वो उस समय एक स्थान पे नहीं रुकते थे और भोजन संग्रह करते थे, इकट्ठा करते थे, इसलिए इनको आखेटक या खाद्य संग्राहक कहा गया। आमतौर पर खाने के लिए जंगली जानवर का शिकार करते थे, मछलियों और चिड़िया पकड़ते थे, फल मूल दाने पौधे पत्तियाँ और इकट्ठा किया करते थे। पहले के जो लोग थे वो अपने जंगलों में जानवरों का शिकार करते थे, मछलियों और चिड़ियों को पकड़ते थे और फल फूल जो भी दाना मिलता था उसे इकट्ठा करते थे ताकि वो अगले दिन उसे खा सके। ठीक है, आखेटक खाद्य संग्रह समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसे करने की कई कारण थे और ये भी बात है कि वो एक जगह पे कभी नहीं रुकते थे, इसलिए इसे आखेटक भी कहा गया है। और इसकी कई वजह है, हो सकता है एक जगह नहीं रुकने का बहुत सा कारण और परिस्थिति रही होगी उस समय के मनुष्य के पास, इसलिए वो एक जगह पे नहीं रुकते थे। इसमें दिया हुआ है पहले पहला कारण यह है कि अगर वे एक जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के फल पौधे और जानवरों खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए और भोजन के तलाश में उसे दूसरे जगह जाने पड़ती थी। पहले के जो लोग थे एक जगह नहीं रुकने का एक यह भी कारण है कि वो जिस जगह पर रुकते थे उस जगह का
फल मूल जो भी होता था, जानवर होते थे, उनका शिकार कर कर ये लोग खा जाते थे और वहाँ का खाद्य संग्रह जो था वो समाप्त हो जाता था, जिसके कारण इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था ताकि इनको भोजन प्राप्त हो सके। इसलिए ये लोग एक स्थान पे नहीं रुकते थे। ये पहला कारण है। और देखिएगा दूसरा कारण यह है कि जानवरों अपने शिकारों के लिए फिर हिरन और मवेशी अपने चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। दूसरा वजह यह भी हो सकता है कि ये लोग जिन जानवरों का शिकार करते थे वो चारा के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाती थी, और ये लोग जानवर के पीछा करने के लिए, शिकार करने के लिए भी एक स्थान से दूसरे जगह स्थान पे जाया करते थे ताकि उनका शिकार कर सके। दूसरा कारण यह भी हो सकता है। देखिएगा तीसरा कारण में दिया है। तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों के फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग इनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार इलाके में घूमते रहते थे। तीसरा कारण यह भी है कि अलग अलग मौसम में अलग अलग फल सब्जियां, अलग अलग अनाज भी उगते हैं। इसलिए इनको मतलब कि एक सीज़न में इस जगह पे रुके और यहाँ का वो सीज़न ख़त्म हो गया, वहाँ का वो फल मूल सब खत्म हो गया, तो इसे दूसरी जगह पे जाना पड़ता था अपने भोजन के लिए। ठीक है। चौथा कारण यह भी है कि पानी के बिना किसी प्राणी या पेड़ पौधे के जीवित रहना संभव नहीं है, और अब पानी झील, झरनों तथा नदियों से ही मिलता था। और ये भी कारण है, एक चौथा कारण, कि पानी के बिना किसी भी जीव का जीना संभव नहीं है। वो भी पृथ्वी पर किसी भी जीव को या प्राणी को पानी के बिना जीना संभव नहीं है। और इसलिए वो लोग हो सकता है कि गर्मियों का मौसम में जिस जगह पे रहते हैं उस जगह का नदियाँ सूख जाती होगी, इसलिए उसे पानी के तलाश में एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ता था। यद्यपि कई नदियाँ और झील का पानी कभी नहीं सूखता है, और ऐसे भी नदियाँ और झीलों है जिसका पानी कभी नहीं सूखता है। झील और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, इसलिए ऐसे झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी का तलाश इधर उधर करना पड़ता था। और कई जगह ऐसे भी है जहाँ नदियाँ और झीलें सूख जाती है काफ़ी गर्मी के कारण, काफ़ी तेज़ धूप के कारण। तो उस परिस्थिति में लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ता था पानी के तलाश में। ठीक है। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती थी, यहाँ पे देखेंगे आरंभिक मानव के बारे में जानकारी हमें कैसे मिलती थी। पुरातत्वविदों को ऐसे वस्तुएं मिली हैं जिनके निर्माण और उपयोग में आखेटा खाद्य संग्रह किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थर, लकड़ियों और हड्डियों और औजार बनाए हो। इससे पत्थर और औजार आज भी बचे हैं। और पुरातत्वविद जो है, जो पुराने वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, उनका मानना यह भी है कि खाद्य संग्राहक जो भी लोग थे वो पत्थरों का औजार बनाया करते थे, जो कि इस समय भी वो औजार उपस्थित है, बचे हुए हैं। ठीक है। इनमें कुछ औजार का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने, और पेड़ की छाल और जानवर की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों, लकड़ियों और मुट्ठे लगा कर भले और बाण और हथियार बनाया जाता था। कुछ औजार लकड़ियों काटी जाती थी, और लकड़ी का उपयोग ईंधन तथा झोपड़ी और औजार बनाने में किया जाता था। और इन पत्थरों का बना औजारों का उपयोग लोग उस समय पेड़ काटने के लिए और मांस काटने के लिए और किसी जानवर का छाल उतारने के लिए, खाल उतारने के लिए भी किया जाता था। पेड़ पौधा का भी खाल उतारने के लिए किया जाता था। और इन औजारों से लकड़ियाँ भी काटी जाती थी, और लकड़ी जो थी वहाँ पे उसका उपयोग ये लोग ईंधन के रूप में, यानी कि खाना पकाने के लिए ये लोग करते थे। और लकड़ियाँ का उपयोग जो था वो झोपड़ी, अपने घर बनाने के लिए भी करते थे। आगे देखेंगे, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था, और दाएं जानवरों के खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए भी किया जाता था। और देखिएगा यहाँ पे कुछ चित्र दिया हुआ है, जो कि ये पत्थर से आदमी ये पेड़ काट रहा है,
ये पत्थर है, ये नुकीला पत्थर बनाया जाता था। ये लकड़ियाँ काट रहा है पेड़ का। इस पत्थर से जो भी जानवर था उसके छाल बना रहे हैं। ये पहनने के लिए वस्त्र का उपयोग किया करते थे जानवरों के छाल से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रहने की जगह निर्धारित करना। ठीक है, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। मानचित्र 2 को देखेंगे। लाल त्रिकोण वाले स्थान में वो पूरा स्थल है जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्रह के होने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा और भी कई स्थान है जो आखेटक खाद्य संग्रह करते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान को ही चिन्हित किया गया है। कई पूरा स्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। यहाँ पे देखेंगे इसमें दिया हुआ है पूरा स्थल, जहाँ पे देखिए ये जितने भी, ये देखिए ये भीमबेटका पूरा स्थल, भीमबेटका जगह का नाम है। यहाँ से भी मिला हुआ है कुछ साक्ष्य है। हुंगसी में भी मिला हुआ है। ये 2 जगह है जहाँ पे मिला हुआ है पूरा स्थल का जगह। ठीक है, और हम लोग अब आगे चलते हैं इसके। चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोगों ऐसे जगह ढूंढते रहते हैं जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके। और पत्थर का उपकरण बहुत ही उस समय महत्वपूर्ण था, इसलिए उस समय के लोग जो थे वो पत्थर का अच्छा पत्थर ढूंढते रहते थे इधर उधर घूमकर। ठीक है, इसमें देखिए कुछ चित्र बनाया हुआ है। इससे यह भी पता चलता था कि उस समय लोग चित्रकारी भी करते थे, और इतना अच्छा चित्रकारी किए हैं कि एक ये हिरन है और इसके पीछे ये शिकार करते हुए ये आदमी भाग रहा है हिरन के पीछे। इससे यह पता चलता है कि उस समय के लोगों को यह ज्ञात था, चित्र बनाने की शैली उनको आती थी। ठीक है, इसमें दिया हुआ है जिन गुफाओं में लोग रहते थे उसमें से कुछ दीवारों पर चित्र मिले हैं। देखिए यही वो चित्र है जो मिला हुआ है। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश के गुफाओं से मिलती है। जंगली जानवरों बड़े कुशल से सजीव चित्र किया गया है। भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश। इस पूरा स्थल पर गुफा व कंदराएँ मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी, और गुफा नर्मदा नदी के घाटी के पास था। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी थी? या आप बताइए कि रहने के लिए लोग यह क्यों जगह चुनी थी? यह जगह सारी तरह से सुरक्षित था क्योंकि इसमें बारिश के जगह पर यहाँ पे बारिश के दिनों में भी यहाँ पे रहा जा सकता था, और ये नदी के किनारे था जिसमें लोगों को पानी आसानी से उपलब्ध हो जाती थी पीने के लिए, इसलिए लोग यहाँ पे रहना पसंद करते थे। यहाँ पे पूरा स्थल के बारे में कुछ जानकारी दिया गया है। देखिए पूरा स्थल के बारे में। पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं अवशेष मिली है। ऐसे वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में उन्हें छोड़ दिए गए। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल पर भी पाए जाते हैं। इस पूरा स्थल के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ पे औजार का बना हुआ बर्तन और इमारतें जैसे वस्तुओं प्राप्त होती है। उस जगह को हम लोग पूरा स्थल कहते हैं। पूरा का मतलब ही यहाँ पे होता है पत्थर, और स्थल का मतलब होता है जगह, यानी पत्थर जहाँ पे ज़्यादातर पत्थर होती है उस जगह को हम लोग पूरा स्थल कहते हैं। मतलब वहाँ पे पत्थर का सारा औजार बनाया जाता था, बर्तन बनाया जाता था। इस जगह को हम लोग पूरा स्थल कहते हैं। आग का खोज। मानचित्र 2 में कुर्नूल गुफा ढूंढे। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। कुर्नूल गुफा जो है उसमें राख का अवशेष भी मिला है। इससे यह भी हम लोग को पता चलता है कि उस समय लोग शायद मांस भूनते होंगे या फिर जाड़ों के दिन में आग का इस्तेमाल करते होंगे। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और ख़तरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए आग का भी प्रयोग किया जाता था। ठीक है, आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं? आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं बताइए। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं इसमें नाम और तिथियाँ कुछ दिया गया है, इसके बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं।
हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उन्हें बड़े 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 नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वो पूरा पाषाण काल कहते हैं। जो सबसे पहले का काल था उसे पूरा पाषाण काल कहते हैं। यह शब्द पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर, पाषाण का मतलब होता है पत्थर, ठीक है, से बना है। यह नाम पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थर और औजार के महत्व को, एक मिनट रुकिएगा, पत्थर और पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौर को माने जाते हैं। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है: आरंभिक काल, मध्यकाल एवं पूरा पाषाण युग। इस मानव इतिहास में लगभग 99% कहानियाँ इसी काल के दौरान घटित हुई है। जिस काल में हमें पर्यावरण बदलाव मिलते हैं उसमें मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। मेसोलिथ का मतलब ही होता है मध्य पाषाण युग, ठीक है। इसका समय लगभग 12,000 साल पूर्व से लेकर 10,000 साल पहले तक माना जाता है। इस काल में पाषाण और आमतौर पर बहुत छोटे होते हैं। इसमें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियाँ या लकड़ियों का मुट्ठे लगे हाशिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। साथ ही पुरास्थल युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल से होती है। नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण का मतलब क्या होता है? हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अलग अलग अध्यायों में तुम ऐसे अनेक नाम मिलेंगे जिससे अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनका क्या नाम रहा होगा, ठीक है। इसमें से जलवायु के बारे में कुछ जान लेते हैं। जलवायु देखिए, लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इससे पहले जो जलवायु था वो पूरा हिमयुग के दौरान बीता और उसमें केवल चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ था, घास ना बराबर के था, ठीक है। उसमें काफ़ी जानवर मारे गए और 12,000 साल पहले इस दुनिया में जलवायु में फिर से बदलाव आया और थोड़ी गर्मी बढ़ने लगी, जिसके कारण जितने भी हिमयुग के दौरान बर्फ़ गिरे हुए थे वे धीरे धीरे ख़त्म होने लगे और धरती पर हरियाली पनपने लगी। इसी के परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरन, बरसिंघा, भेड़, बकरी और गाय जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। और जब जलवायु में परिवर्तन हुआ और गर्मी बढ़ने लगी वैसे वैसे जानवरों की संख्या बढ़ने लगी, खासकर वे जानवरों की संख्या बढ़ने लगी जो घास खाकर रह लेते थे, ठीक है। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वो भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन की समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरतों के अनुसार पालने की बात सोचने लगे और साथ ही इस काल में मछली की भोजन महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। और हिम युग के बाद में जानवर खासकर घास खाने वाले जानवर जो थे इनकी वृद्धि हुई और उस समय जो मनुष्य थे उन जानवरों को पीछा करते करते आए और उन्हें हो सकता है कि वो पालना शुरू कर दिए और वे लोग उस समय जो था वो मछली को अपना महत्वपूर्ण भोजन के स्रोत बना लिए। खेती और पशुपालन की शुरुआत, यहाँ पे देखेंगे खेती और पशुपालन जो थे उसका शुरुआत कैसे हुआ। इस दौरान उपमहाद्वीप के विभिन्न इलाकों में गेहूं और जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं और पुरुष बच्चे ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया था। और हिम युग के बाद के दौरान में ही उपमहाद्वीप में विभिन्न मतलब कि अलग अलग क्षेत्रों में गेहूं जैसे फसल, जौ जैसे फसल और धान जैसे फसल प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद ऐसे प्रतीत होता है कि इतिहासकारों को ऐसे पुरातत्वविदों को ऐसे प्रतीत होता है कि महिलाओं और पुरुष और साथ में बच्चों ने इन अनाजों के भोजन के लिए
भोजन को बटोरना शुरू कर दिए थे, ठीक है। साथ ही वे ये भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। हाँ, ऐसे करते करते लोगों ने अनाज को खुद पैदा करना सीख लिए होंगे। इस प्रकार धीरे धीरे कृषक बन गए होंगे और धीरे धीरे अनाज उगाते उगाते इन लोगों का कृषि का अच्छा खासा ज्ञान हो गया होगा और ये लोग कृषक के रूप में बन गए। इसी तरह लोग अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा और इसी तरह जैसे वो लोग खेत धीरे धीरे किए उसी प्रकार वो लोग चारा रखते होंगे। जो भी फसल कर उगाते हैं और काटते होंगे उससे जो चारा निकलता होगा, जिससे घास खाने वाले जो भी पशु थे वो आकर्षित धीरे धीरे होते गए। सबसे पहले जिस जंगल जानवरों को पालतू बनाया गया वह कुत्ता था, जो जंगली पूर्वज था, ठीक है। और सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया गया वह सबसे पहले वह जानवर कुत्ता था, जिसको मनुष्य ने सबसे पहले पालतू बनाया था। और उसके बाद धीरे धीरे भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने का उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग इसे जंगली जानवर के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे पशुपालक भी बन गए। और जिस तरह इन्होंने कुत्ते को पाला था उसी तरह ये भी भेड़, बकरी और जैसे जानवरों को, गाय भैंस जैसे जानवरों को भी पालना शुरू कर दिया होगा। आगे देखते हैं। क्या तुम बता सकते हो कि सबसे पहले कुत्ता को ही पालतू क्यों बनाया गया? ये आप सोचिए कि आप बताइए कि सबसे पहले कुत्ता ही क्यों पालतू बनाया गया, उसको ही पालतू क्यों बनाया गया, जबकि जंगल में अनेक प्रकार का जानवर था, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। घरेलू की प्रक्रिया, यह कुछ खास तो नहीं है, फिर भी हम एक बार इसको पढ़ देते हैं, ठीक है। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों को देखभाल करने में घरेलू की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाए गए और पौधे तथा जानवरों को अक्सर जंगली पौधे और जानवरों को भिन्न भिन्न होते हैं। इसके वजह यह है कि इस प्रक्रिया के तरह अपनाए गए पौधे जानवरों का लोगों का चयन करते थे। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हें पौधा तथा जानवरों का चयन करते थे जिनकी बीमारी होने पर संभावना कम होता था। यही नहीं, लोग उन्हें पौधों को चुनते थे जिनमें बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते थे, साथ ही जिनकी मजबूत डठले अनाज के पक्के दानों से भरे और संभाल सके। ऐसे पौधों को बीज संभाल कर रखा जाता था ताकि फिर से उगाने के लिए गुण सुरक्षित रह सके, ठीक है, गुण सुरक्षित रह सके। उन्हीं जानवरों के आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर अहिंसक होते थे। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधे से धीरे धीरे भिन्न होते हैं। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। इन दांतों को देखिए और इनमें कौन सी जंगली सूअर का है और कौन सा पालतू सूअर का, इसमें बताइए। जो ये दांत है इसमें बताइए आप लोग कौन जंगली का है और कौन पालतू सूअर का है और कौन जंगली सूअर का है, ठीक है। यह प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 वर्ष पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम भोजन करते हैं इस प्रक्रिया की वजह से कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। और सबसे पहले ही हमें अगले क्लास में ही पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले हमें गौ और जौ, गेहूं की खेती की शुरुआत किया गया था सुलेमान और किरथर पहाड़ियों पर। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाया गया था। जानवरों में कुत्ते के बाद में भेड़, बकरी आते हैं और जानवरों को पालतू बनाने में सबसे पहले कुत्ता को बनाया गया था और उसके बाद में ही भेड़, बकरी को पालतू बनाया गया। एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकास होने में कुछ वक्त लगता है। इनमें कुछ महीने या फिर कुछ साल लग सकते हैं। इसमें जब लोग पौधे उगाने लगे तो इनके देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। बीज बोने से लेकर फसल के पकने तक पौधे की सिंचाई
खरपतवार हटाना, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करना जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। जैसे कि वो लोग खेती करते थे, और खेती ऐसा तो नहीं है कि वो लोग खेती करेंगे और खेती कर कर चले जाएंगे कि दूसरा कोई आएगा तो काट कर रखेगा, ऐसे नहीं है। वो लोग खेती करते थे और उस जब तक वो फसल पक नहीं जाता था तब तक वो लोग वहीं पे रुकते थे, और फसल पकने के बाद भी कहीं नहीं जाते थे क्योंकि उनको उस फसल का भी तो उपयोग करना था। उनकी सुरक्षा जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था, ठीक है। अनाज को भोजन और बीज दोनों के रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों ने इसका भंडार के बाद में सोचने पड़ी बहुत से इलाकों में। और उस अनाज को इनको भोजन भी करना था और उसे बचा कर भी रखना था ताकि अगले सीजन में इसको फिर से रोपा जाए, जिससे अगले फसल की पैदावार हो, ठीक है। लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब के कारण बताओ। आगे चलते हैं हम लोग। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार, इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। जानवर बच्चे देते हैं जिसमें उसकी संख्या बढ़ती है, और जानवरों की देखभाल की जाए तो उसकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त होता है, साथ ही एक अच्छा स्रोत है। यह नई जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडार का एक तरीका भी है। हमें पशु पालने से बहुत से लाभ भी मिलती हैं। पशु पालने से हमें पशु का जो दूध प्राप्त होता है वो काफ़ी लाभदायक होता है, और पशु से दूध ही नहीं बल्कि हमें मांस की भी प्राप्ति होती है। यहाँ पे देखेंगे भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है। भोजन के अतिरिक्त हमें जानवरों से बहुत कुछ मिल सकता है, जैसे हम उनके दूध निकाल सकते हैं, और उसके जो गोबर होता है उसके हम खाद्य पदार्थ उगाने में, फसल में अगर उसका उपयोग करेंगे तो फसल में बढ़ोतरी होगा, इससे भी हम उपयोग करते हैं। आज भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। बहुत सारे फ़ायदा भी है हम लोगों को जानवर पालने से। आओ आरंभिक कृषक और पशुपालक के बारे में पता करें। मानचित्र में पृष्ठ संख्या 12 को देखें। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? पता है, देखिए यहाँ पे नीला वर्ग मानचित्र में हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये जितना भी नीला वर्ग हमें दिखाई दे रहा है, बुर्जहोम, मेहरगढ़, कोल्डिहावा, चिराद, दाओजली, ये जितना भी हलोर, पयमपली, जितना भी हमें स्थल दिखाई दे रहा है ये सब नौपाषाणिक स्थल है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। देखिए प्रत्येक बिंदु पर उस जगह को दर्शाया गया है जहाँ पुरातत्वविदों ने शुरुआत कृषक और पशुपालक ने उन्हें साक्ष्य मिले हैं, और ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। और ये जो नौपाषाण पूरा स्थल जो है इसमें पुरातत्वविदों को हमें साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। सबसे पहले महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आधुनिक कश्मीर और पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में पाए गए हैं। वास्तव में निर्दिष्ट स्थान कृषक और पशुपालक की बस्तियां थी या नहीं, इस जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिली पौधों और पशुओं के हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते हैं। इससे सबसे रोचक जले हुए अनाज का दाने अवशेष, ऐसे लगता है कि ये गलती या फिर जानबूझकर जलाया गया होगा। वैज्ञानिक इन अनाजों के दानों को पहचान कर सकते हैं। इन पर तरह तरह का पता चलता है कि उपमहाद्वीप में विभिन्न भागों में बहुत सारी फसल उगाई जाती होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों का पहचान करते हैं, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। अस्थायी जीवन की ओर, ठीक है।
पुरातत्वविदों ने को कुछ पुरा स्थल पर झोपड़ियाँ और घरों का निशान मिलते हैं, जैसे बुर्ज होम वर्तमान कश्मीर में। ये बुर्ज होम एक जगह है जो वर्तमान के कश्मीर में पड़ता है। ये लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। ये लोग ज़मीन को खोदकर ही अपना घर बनाते थे, जिसे गर्तवास कहते हैं, जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। इससे उन्हें ढंग से मौसम से सुरक्षित मिलती होंगी। पुरातत्वविदों ने झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसे लगता है कि मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। बहुत सारे जगहों में पत्थर के औजार भी मिले हैं। इससे औजार भी मिले हैं। एक मिनट रुकिए। खाना पकाते होंगे। हाँ, इसमें कई ऐसे जो पूरा पाषाणिक युग उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनका धार को और अधिक पैना करने के लिए पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। और इसमें पत्थर का उपयोग, जैसे उस समय में जो पत्थर मसाला पीसने के लिए प्रयोग जो होता था, जिसे हम लोग सिलवट्टे बोलते हैं, वो आज भी यूज होता है। बहुत सारे गांव में मिलेंगे और सिलवट्टे, जिस पे हम आज भी वहाँ पे मसाला पीसा जाता है। ठीक है। अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों में पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता था। उसी तरह प्राचीन प्रस्तुतयुगीन औजार का निर्माण और प्रयोग में लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों का बना होते थे और उस समय भी अनाज को कूटने के लिए मूसल का प्रयोग किया जाता था, पीसने के लिए भी किया जाता था, जैसे कि पहले किया जाता था। ठीक है। ये देखिए, ये वही सब पत्थर है जिसका उपयोग किया जाता था। देखिए यहाँ पे नवपाषाण युग में पूरा स्थलों में कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जहाँ कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तन का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाने बनाने के लिए भी करने लगे। और कभी कभी उनको जो मिट्टी का बर्तन मिले हैं, जो अलंकरण का मतलब होता है जो बर्तन पे चित्र बनाया गया हो ऐसे ऐसे करके, उसे ही कहते हैं। ठीक है। और बर्तन का उपयोग वो लोग बाद में खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। इसके साथ साथ अब लोगों कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधों उगाया जा सकता था। ठीक है। और कपास का पौधे भी उगाया जा सकता था, किस लिए? वस्त्र बनाने के लिए। ठीक है। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गई होंगी? ऐसे बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोग हजारों सालों में दरमयान धीरे धीरे खेती और पशुपालक को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे, और बहुत सारे जगह पर लोग अपनी बदल कर जीविका भी चलाते थे। ठीक है। हाँ, चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे मेहरगढ़ की जीवनों में और मृत्यु। मानचित्तू में मेहरगढ़ के ढूंढे ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। ये ईरान जाने वाले रास्ते में एक बिलंदारा, मेहरगढ़ में जो बिलंदारा है जगह का नाम है, उसमें एक हरा भरा समतल स्थान है, जिसमें मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ स्त्री पुरुष ने इन इलाकों में सबसे पहले जो और गेहूँ उगाया था और बड़े भेड़ बकरी पालना सीखा था। और मेहरगढ़ में ही सबसे पहले बकरी भेड़ पाला था। और मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि वहीं पे सबसे पहले गेहूँ और जौ का
साक्ष्य मिला है, जिससे यह पता चलता है कि सबसे पहले मेहरगढ़ में ही जौ और गेहूं को उगाया गया था। यह भिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली। इससे हिरन तथा सुअर में जंगली जानवरों में भेड़ बकरियों की हड्डियां है। वहाँ पे बहुत सारे जंगली बकरी जानवर और भेड़ जानवरों की भी हड्डियां मिली है। मेहरगढ़ के अलावा चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं, जहाँ प्रत्येक घरों में 4 और उससे ज़्यादा कमरे, जिसमें से कुछ संभवतः भंडारा घर के काम आते हैं। और वहाँ पे घर आयताकार मिले हैं, जिसमें अक्सर 4 कमरे होते हैं और 1 कमरे अन्ना घर के लिए होते थे। ठीक है, इसमें दिया है मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतकों के सगे संबंधी उसके प्रति सामान्य जताते थे। लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान रखे जाते थे। और उस समय जब लोगों की मृत्यु होती है तो ऐसे उसको संबंधियों का मानना होता है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होती है, इसलिए उनके साथ साथ कुछ अन्य सामान भी दफना दिया करते थे, ताकि उनका उपयोग वो मरने के बाद भी कर सके, ऐसे उन लोगों को लगता था। इसलिए वो कब्रों में बहुत सारे सामान को दफनाया करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। ऐसे कई कब्र मिले हैं जिसमें एक कब्र में मृतकों के साथ बकरी भी दफनाया गया है। संभवतः इसमें परलोक के मृत्यु के खाने के लिए रखा गया है। और उस समय के लोगों का मानसिकता यह थी कि शायद उस समय के लोग मरने के बाद भी अपना जीवन यापन करते होंगे। इस समय इंसान के साथ साथ जिंदे बकरी को भी दफना दिया करते थे, ताकि ये बकरी भी उनके साथ जाए और ये उन बकरी का उपयोग कर सके मरने के बाद भी। इसलिए वो लोग ये सोच के दफना दिया करते थे बकरी को भी। ठीक है, तो हम लोगों का ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो गया। कल फिर अगला चैप्टर 3 को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखते हैं मेहरगढ़ की कब्र के चित्रों में क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हैं। देखिए, ये आदमी का कंकाल है, ये मेहरगढ़ का कब्रों का चित्र है। और ये जो बकरी दफनाया गया है, देखिए एक बकरी नहीं है, एक से ज़्यादा बकरी को दफनाया गया है। देखिए, एक से ज़्यादा बकरियों को दफनाया गया है इसमें। तो हम लोग का चैप्टर यहीं पे चैप्टर 2 ख़त्म हो गया और चैप्टर 3 फिर कल मिलेगा। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है, जय हिंद।